Assalamu alaikum everyone. Am I audible to all of you? ओके। वालेकुम आज का अस्सलाम। सेशन हमारा रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन है, जिसमें हमारी जो स्पीकर हैं वो डॉक्टर खतीजा नजम है। सबसे पहले ये जो आपको सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये क्योर लिंक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योर लिंक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको ना सिर्फ ये सिर्फ फार्मेसी के स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये आप चाहे मेडिकल रिलेटेड किसी भी फील्ड का हिस्सा हो, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, एमबीबीएस, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, नर्सिंग, वट जो भी आपकी मेडिकल रिलेटेड फील्ड है, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। क्योरलिंक हेल्थ केयर का मोटिव क्या है? क्योरलिंक हेल्थ केयर का मोटिव है आप लोगों को एजुकेशनल सेशंस प्रोवाइड करना, इसके अलावा वर्कशॉप्स अरेंज करना, कैरियर काउंसलिंग करना, आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम्स अरेंज करना, अवेयरनेस प्रोवाइड करना रिगार्डिंग जो भी हमारे ग्लोबल इश्यूज चल रहे होते हैं मेडिकल रिलेटेड, उन तमाम चीज़ों से रिलेटेड। क्योरलिंक हेल्थ केयर ना सिर्फ वर्चुअली वर्कआउट करता है, बट ये ऑल्सो ऑन साइट या फिजिकली भी वर्कआउट करता है। जैसे हमारी कुछ इंटर्नशिप्स इस तरह की होती हैं जो आप लोगों को फिजिकल किसी लाइक फार्मेसी पर या किसी हॉस्पिटल में करवाई जाती है, या फिर जो है वो अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए जो है वो सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द क्योरलिंक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। स्टिल अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। Assalamualaikum everyone. Am I audible here? सबको मेरी आवाज क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर खदीजा, आपकी वॉइस क्लियर है। हमारी ओके। आज की सेशन की स्पीकर डॉक्टर खतीजा हैं। डॉक्टर खतीजा बीडीएस ग्रेजुएटेड हैं फ्रॉम SIMDC। अभी स्टिल वो MDC में सर्व भी कर रही हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मेडिकल ऑथर भी हैं, डिजिटल मार्केटर भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं और साथ ही साथ वेब डेवलपर भी हैं। तो बहुत सारी चीजें कर रही हैं आप। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू डॉक्टर खतीजा कि आप हमारे साथ इस सेशन में हैं, और आप ये सेशन इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, हम सबके लिए कंडक्ट कर रही हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको मेरी आवाज क्लियर है? मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? यस मैम, आवाज क्लियर है। ओके। और स्लाइड भी सबको नजर आ रही है? सबको स्लाइड नजर आ रही है? यस मैम। ओके। जी अब मैम। हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो आपको पता है कि क्योंकि हमारा जो मंथ है बेसिकली अक्टूबर का चल रहा है, और अक्टूबर के लिहाज से ही ये सेशन भी है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। और ये इस तरह का टॉपिक है जो जिसकी अवेयरनेस बेसिकली सबको होनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि बेसिकली इसके कि हमें एग्जामिनेशन किस तरीके से करना है, इसके साइन एंड सिम्टम्स किस तरीके से होते हैं, और बेसिकली क्या स्क्रीनिंग होती है, क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है। ये कॉमन चीजें होती हैं जो हर एक मेडिकल प्रोफेशन में, जिस फील्ड से भी आप हों और मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए इन चीजों का, कॉमन चीजों का पता होना चाहिए, ताकि आपके घर में अगर कोई इस तरह पेशेंट कोई इस चीज का शिकार है तो आप उसको इजिली बता सकें, उसको गाइड कर सकें, और उनको अवेयर कर सकें इस चीजों के हवाले से कि बेसिकली ये क्या है और किस तरह से। जैसे कि आप लोगों ने अपने बेसिकली सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा कि बिहेवियर साइंसेज में ब्रेकिंग द बैड न्यूज, उसमें ये होता है कि बेसिकली हर एक को, जैसे आप किसी भी फील्ड में, डी फॉर्म में, डीपीटी में, एमबीबीएस में, बीडीएस में, हर एक को ये बताया जाता है कि आपने पेशेंट का कंसर्न कैसे लेना है, उसको इन्फॉर्म कैसे करना है, उसकी काउंसलिंग कैसे करनी है। बेसिकली अवेयरनेस देने का मतलब ही काउंसिल करना होता है। कि पहले अगर आपको खुद पता होगा कि ये क्या है, ये बेसिकली ट्यूमर किस चीज का है, मेलिग्नेंट है, बेनाइन है, इसका डिफरेंस आपको पता होगा, ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, उसकी टाइप्स आपको पता होंगी, कॉजेज पता होंगी, तो आप आगे अवेयर कर सकेंगे और ट्रीटमेंट प्लान्स और ऑप्शंस आपको पता होंगे। तो
तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली वो है व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इटोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंटेशन, स्क्रीनिंग और क्वेश्चन आस्क बाय माय कोलीग्स, मतलब आप लोगों को जो भी जो है वो Q&A सेशन हमारा होगा एट द एंड, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर इज ए मेलिग्नेंट ट्यूमर। देखिए, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स होते हैं, एक बेनाइन होता है, एक मेलिग्नेंट होता है। हमेशा याद रखना है कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो पेनलेस ट्यूमर होता है, और जो बेनाइन होता है वो हमारे पास होता है बेसिकली पेनफुल ट्यूमर होता है। ठीक है, जितना जल्दी सेल मेलिग्नेंट में इन्वेड हो जाते हैं और सराउंडिंग टिश्यूज में फैल जाते हैं, बेनाइन में उतना ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रैपिडली जिसमें सेल जो है वो आगे सराउंडिंग टिश्यूज में इन्वेड हो जाए और फैल जाए, उसको कहेंगे कि वो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, और दूसरा वाला जो है वो बेनाइन है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है दैट स्टार्ट इन द सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट में। ठीक है, malignant tumor is a group of cancer cells that can grow into invade surrounding or spread metastasize to distant areas of the body। अब यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर जितने भी सेल्स हमारे पास हैं होते हैं बेसिकली वो हमारे निपल्स में भी चले गए हैं, लिम्फ नोड्स तक भी एक्सेस हो गई है उनकी। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो है वो हमारे यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज वगैरह होते हैं वहां तक भी चले गए हैं, उनकी वहां तक रसाई हो गई है, लब्यूल्स तक चले गए हैं, डक्ट तक चले गए हैं, उसको लोब को भी हमारे इन्वॉल्व कर दिया है। उसको कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, द डिजीज अक्कर ऑलमोस्ट इंटायरली इन वुमेन। अब हमारे पाकिस्तान में 90 to 95% पॉपुलेशन इस तरह की है जो कि इस डिजीज का शिकार है। क्या आपको अच्छे तरीके से पता है, मेन में नहीं होता, मेन में कॉमन नहीं है, वुमेन में कॉमन है, और अवेयरनेस भी वुमेन के ऊपर दी जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है बात? ये बता दें मुझे सब। अब हम पढ़ रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली क्या होता है। तो मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द मिल्क डक्ट और द ब्यूज दैट सप्लाई द डक्ट विद मिल्क। कैंसर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम डक्ट आर नाउ एज डक्टल कार्सिनोमा। जहां पर कार्सिनोमा लग जाए मतलब वो कैंसर है। ठीक है, कार्सिनोमा का लफ्ज जहां पे लग जाए, जहां पे बेसिकली ये जो है वो लफ्ज जहां पे भी कार्सिनोमा का आ जाए, वो ऑरल अल्सरेशन में आ जाए या वो लिवर बेसिकली कार्सिनोमा हो जाए, तो जहां पे भी कार्सिनोमा का लफ्ज आ जाए उसका मतलब ये है कि वो कैंसर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर डक्टल कार्सिनोमा और लेब्यूल्स का अगर हो जाए तो लेब्यूलर कार्सिनोमा उसको कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? इसमें हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा होता है इन सीटू, इन्वेसिव कार्सिनोमा है, डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। यानी डक्टल कार्सिनोमा के दो टाइप्स हैं, एक DCIS कॉमन डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, एक इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, एक इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ये अलग आता है, ये डक्टल में नहीं आता। मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर जो लास्ट हमारी स्टेज हो जाती है। सम अदर स्पेसिफिक टाइप। अब देखें, यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये नॉर्मल सेल्स है। ठीक है, ये आपके एपिथेलियल स्क्वेमस सेल, कोलमनर स्क्वेमस सेल्स या जो कुबाइडल बेसिकली सेल्स होते हैं वो। उसके बाद ये डक्टल हाइपरप्लेजिया आपके पास आ गया, ये हमारे पास एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया आ गया। अब यहाँ पर ये जो चेंजेस नजर आ रही है ना आपको सारी, वो सिंपल से चेंजेस हैं। वो क्या चेंजेस हैं कि आपका जो सेल है वो इन्वेड हो चुके हैं, लास्ट स्टेज हो गई है इन्वेसिव डक्टल कैंसर्स की, यानी कार्सिनोमा बहुत ज्यादा फैल चुका है और वो मेटास्टाइज हो चुका है। मतलब ये कि अब आपकी जो कैंसर की स्टेज है वो थर्ड या फोर्थ स्टेज है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा हम ये रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन या सेल्फ एग्जामिनेशन करें, खुद पहले एग्जामिन करें, उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी कोई बेसिकली लीगन्स महसूस हो रही है, कोई गिल्टी आपको महसूस हो रही है, राइट बेसिकली डिफरेंस पता कैसे होता है सेल्फ एग्जामिनेशन में, कि आप पेशेंट को ये कहते हो कि आप अपनी राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट को दोनों को देखें और फील करें कि इसमें आपको एक में अगर आपको लीगन महसूस हो रही है, कोई गिल्टी महसूस हो रही है, ये सरफेस टेक्सचर आपको चेंज हुआ हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आपको दूसरे में भी नजर आ रहा है? अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन आपको बनती है सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद भी, फिर हम लेके जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के पास किसी डॉक्टर के पास जिसको बेसिकली कैंसर पेशेंट्स को डील करते हैं, उनकी उन स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं और उनसे फिर हमें बेसिकली उससे पहले हम MRI करा सकते हैं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमने करवाना होता है। मैमोग्राफी करवा सकते हैं, उसमें हमें फिर पता लग जाता है क्लियरली कि हमारे पास गिल्टी है या कोई लीजन है या क्या बेसिकली चेंजेस आ रही है। अब टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू इज ए नॉन इन्वेसिव कैंसर वेयर abnormal cells have been found in the lining of the breast milk duct। ठीक है,
The atypical cells have not spread outside of the duct into the surrounding breast cell tissues. Ductal carcinoma in situ is very early cancer that is highly treatable, but if it's left untreated or undetected, it can spread into the surrounding breast tissues में ये जा सकता है. ठीक है. ये तो आपकी एक सिंपल सी बात है ना कि अगर आपके सेल आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आपको पता लग गया है अब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड और थर्ड में भी चेंज हो सकती है, फोर्थ में भी हो सकती है इफ लेफ्ट अनट्रीटेड. अब इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में क्या होता है, बेसिकली जो अब नॉर्मल कैंसर सेल्स होते हैं दैट बिगन फॉर्मिंग इन द मिडल डक्ट के अंदर बेसिकली बनते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं बिहाइंड द डक्ट इनटू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज में. ठीक है. अब आईडीसी इज द मोस्ट कॉमन टाइप of breast cancer, making up nearly 70 to 80% of all breast cancer diagnosed. IDC is also type of breast cancer that most commonly affect men को भी affect कर सकती है. ठीक है. लेकिन common किसमें है? 90 to 95% पॉपुलेशन, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये हमारी वुमेन में होती है. और जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल पाकिस्तान में है जो इसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो शौकत खानम हॉस्पिटल है. ठीक है. अब बेसिकली अगर मैं ये आप लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि ये हेरिडिटी है या ये हेरिडिटी नहीं है, तो आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं और मैं देना चाहती हूँ, मेरी मदर को कैंसर था, ब्रेस्ट का कैंसर, और व्हेन आई वाज 5 ईयर ओल्ड, 5 to 6 ईयर ओल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन नाउ, अल्लाह का शुक्र है बहुत दफा. लेकिन मेरी नानों को भी कैंसर था. अब थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि मेरी मम्मा को पहले कैंसर हुआ था और मेरी नानों को बाद में कैंसर हुआ था. ठीक है. तो इट मे बी हेरिडिटी और इट मे नॉट बी, क्योंकि मेरी मम्मा को पहले हुआ था और मेरी नानों को बाद में हुआ था. ठीक है. तो मतलब ये है कि जरूरी नहीं होता. अब जैसे मेरी मदर को हुआ था तो अब अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अल्लाह का लाख लाख दफा शुक्र है. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. आप लोगों का क्वेश्चन बहुत दफा मैंने कई सेशंस करवाए हैं इस तरह के, और सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये हेरिडिटी होता है. मतलब कई लोग ये कहते हैं कि ये हेरिडिटी ही है, बिकॉज अगर मदर से डॉटर में जा रहा है क्योंकि डोमिनेंट होता है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये डोमिनेंट हो. देखिए ये सारी चीजें जो होती है ना, हम ये भी कहते हैं कि साइंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर कोई यकीन भी कोई चीज होती है ना, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये हेरिडिटी हो. ठीक है. उसके बाद ये देखें, इस तरह का हमारे पास कार्सिनोमा जब हो जाए तो कार्सिनोमा से रिलेटेड इस तरह से हमारे पास ब्रेस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा 4 स्टेज पे हो जाए हमारे पास, तो सरफेस टेक्सचर सारे चेंज हो जाते हैं, स्किन टेक्सचर चेंज हो जाते हैं, अपीयरेंस. अब जब भी आपने हमेशा क्वेश्चन करना हो किसी पेशेंट से, तो आप ये क्वेश्चन पहले करते हो कि क्या आपका कलर चेंज हुआ स्किन का, सरफेस टेक्सचर उसकी, जब आप एग्जामिन कर रहे हो खुद एज ए डॉक्टर, तो आप उसका बेसिकली स्किन देखते हो, कंसिस्टेंसी देखते हो, टेंडरनेस उसका चेक करते हो. ठीक है. ये कॉमन चीजें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए. उसका कलर चेंज सबसे पहले चेक 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 करते हो आप. ठीक है. इसके अलावा कोई लीजन वगैरह तो नहीं है, ये आप चेक करते हो. कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं है, ये आप चेक करते हो एज ए डॉक्टर. ठीक है. एक एक मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एमबीबीएस में हो या आप एक स्पेशलिस्ट हो, एक वैसे भी आप किसी भी फील्ड में हो और आप मेडिकल की फील्ड में हो, आपको इतनी चीजें कम से कम पता होनी चाहिए. टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, इसमें हमारे पास क्या आता है. इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर इज एन अग्रेसिव एंड फास्ट ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर इन विच कैंसर सेल्स इन्फिल्ट्रेट द स्किन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, लिम्फ वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं. इट ऑफन प्रोड्यूस नो डिस्टेंट ट्यूमर और लंप इसमें नहीं होता, दैट कैन बी फिल्ड एंड आइसोलेटेड विद इन द ब्रेस्ट. और बट व्हेन द lymph vessels become blocked by the breast cancer cells, symptoms begin to appear. जब हमारे पास lymph vessels ब्लॉक हो जाएगी तो symptoms appear होंगे. ये जिस तरह से इनिशियल कंडीशन में इस तरह से होगा appear, फिर 1 मंथ के बाद इस तरह से अपीयर होगा, उसके बाद 3 मंथ के बाद ये ज्यादा हमारे पास अपीयर होने चलने लग गया, 4 मंथ के बाद इस तरह से. अब ये इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, ये तो थर्ड और फोर्थ स्टेज पे चलेगी हमारे पास. इसका जो कॉमन ट्रीटमेंट होता है ना, वो बेसिकली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होती है. ठीक है. और वो शुआएं और वो रेडिएशंस बेसिकली इतनी ज्यादा होती हैं, बेशक आप किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए कर लो, उसके साइड इफेक्ट ये हैं कि आपको नोजिया, आपको वॉमिटिंग, आपको फटीग, आपको रेस्टलेसनेस, आपको जो है बेसिकली आपके हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाना, बिल्कुल बाल झड़ जाना, इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलेंगे आफ्टर द रेडिएशन. ठीक है. मेटास्टेटिस ब्रेस्ट कैंसर में द कैंसर हैड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये मैंने पहले भी बात बताई है. अब अगर आप एक बॉडी पार्ट को ट्रीट नहीं करें, बाज दफा इस तरह होता है कि कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से बात आगे निकल जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्रेस्ट पूरी की पूरी ऑपरेशन के जरिए खत्म करनी पड़ती है.
क्योंकि वो बेसिकली सेल आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं, सेल आगे इन्वेड कर रहे होते हैं। जब सेल आगे इन्वेड करना शुरू करते हैं तब हम इन चीजों को खत्म करने लग जाते हैं बाय द ऑपरेशन के जरिए। ठीक है, फिर हमारे वहाँ कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी कोई काम नहीं आती। अब दिस यूजली इंक्लूड द लंग्स, लिवर, बोन्स और ब्रेन। ये कॉमन बात है कि जो मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर है वो कॉमन किस में होता है? लंग्स में, लिवर में, बोन्स में और ब्रेन में भी कॉमन है मेटास्टेसिस कैंसर। अब ये देखें किस तरीके से ब्रेस्ट का ये पूरा का पूरा हाल हुआ है। अब ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जरिए ट्रीटेड नहीं है, इसको पूरा का पूरा ऑपरेशन के जरिए खत्म करना पड़ेगा। Etiology: when you are told that someone have breast cancer, it's natural to wonder what may have caused the disease, but no one know the exact cause of breast cancer. हमें exact cause नहीं पता होती, वाकई में नहीं पता होती, लेकिन ये है doctors seldom know why one woman develops breast cancer and another does not, and most women who have breast cancer will never be able to pinpoint an exact cause. नहीं वो पता चला सकती, even doctors भी नहीं पता चला सकते। इसलिए इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है, अगर आपके घर में कोई इस तरह का है जिनको ये मसला है, आप उनको फौरन कहें कि आप पहले सेल्फ एग्जामिनेशन करें, उनको कुछ फील हो रहा है, जरूरी नहीं है गिल्टी है, सरफेस स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, आप फौरन एमआरआई कराएं उनका। ठीक है, उसमें भी आपके पास जितने भी सेल्स हैं उनकी इन्वेडेशन अगर हो रही है, इन्वेड हो रहे हैं वो, तो उससे पता लग जाता है। ठीक है, एटोलॉजी में but doctors have now some risk factors that increase the chance to get a breast cancer. Women with certain risk factors are more likely than other to develop breast cancer. रिस्क फैक्टर्स अब हमारे पास क्या है देखें। पेशेंट विदाउट नॉन रिस्क फैक्टर, जिनको रिस्क फैक्टर्स के नहीं पता, 60 से 70% लोग हैं जिनको नहीं पता। 30 से 40% लोग हैं आप जैसे, मेरे लोग, मेरे जैसे, जिनको पता हो रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि जेंडर की वजह से, एज की वजह से, जेनेटिक रिलेशन की वजह से, ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, पर्सनल हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स की वजह से भी हो सकता है। अब एक और बात है, जो कीमोथेरेपी है वो आपकी बॉडी में इस तरह की रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, इतनी तेज वो होती है बेसिकली, वो 6000 RAD से भी ज्यादा होती हैं रेडिएशंस, कि वो बेसिकली आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा साइकिल है उसको मेनोपॉज कर देता है, रोक देता है। अब आपको शुआएं लगी हैं, अब आप ये समझो अगर आपको पीरियड्स आना रुक गए हैं तो मतलब आपको मेनोपॉज हो चुका है। ठीक है, और वो ड्यू टू कीमोथेरेपी की वजह से हुआ। उसके बाद हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आजकल। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मेन कॉज बन गया है ब्रेस्ट कैंसर का। ठीक है, ज्यादा देर बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाने की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जेंडर, बीइंग ए वुमन इज द मेन रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर व्हाइल मेन आल्सो गेट द डिजीज। इट इज अबाउट 100 टाइम्स मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मेन। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि 90 to 95% पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली इस चीज का शिकार है, वुमेन, नॉट मेन। ठीक है, और 100 टाइम्स मोर कॉमन वुमेन में है देन इन मेन में। अब जैसे उसने बताया यहाँ पर एस्टिमेशन बताया है सिर्फ एक, about 2 of 3 women with invasive breast cancer are 55 or older when the cancer is found. Basically, अब यहाँ पर उसने कहा है कि एज अगर 29 है तो यूके में 2000 में से एक इस एज की जो वुमेन है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हुई है यूके में, पाकिस्तान की बात नहीं की। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 69 एज के जो लोग थे उसमें 13 में से एक जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार थे। ठीक है, मतलब ये कि उन्होंने ये कहा कि 45 से अबव एज जो हो वो बेसिकली ज्यादा शिकार होती है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी मदर की एज 35 थी, 30 to 35 के इन बिटवीन होगी जब उनको ये हुआ था, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब 29 एज वाले पेशेंट्स जो है पाकिस्तान में वो भी बहुत ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर जिनको हो चुका है, क्योंकि आजकल हमारी जनरेशन में जो बेसिकली शादियां वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा जेनेटिकली ये बीमारी फैल जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो जाती है, बर्थ की वजह से हो जाती है कि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक रिस्क फैक्टर के अबाउट 5 to 10% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर आर थाउट टू बी लिंक टू इनहेरिटेड चेंजेस। ठीक है, उसने सिर्फ इतना कहा कि 5 से 10% जो है ना वो इनहेरिटेड है। अब उसमें कौन से जीन आते हैं कि आपको पता होना चाहिए, BRCA1 और BRCA2 जीन हमारे पास होते हैं। वुमेन विद दीज चेंजेस हैव अप टू 80% चांसेस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ठीक है, family history, breast cancer risk is higher among women whose close blood relatives have this disease. The relative can be from either the mother or father side of the family having अब मैं आपको थोड़ी सी
बायो बढ़ाना चाहती हूँ इस सिलसिले में। अब देखें, अगर मदर को है बेसिकली कैंसर, तो वो जरूरी नहीं है कि वो डॉटर को हो जाए। हो सकता है कि आगे डॉटर की जो बेसिकली बेटी हो उसको हो जाए, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कि वो जरूरी नहीं है कि वो उस टाइम पे डोमिनेंट हो, वो बाद में जाए। मैंने पहले जैसे एक बात बताई, अब अल्लाह पे तवक्कल रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो साइंस है ना, ये सिर्फ एक साइंस है। ठीक है, हम सारे डॉक्टर्स हैं, हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं चीजें, असम्पशंस कर सकते हैं, हम डायग्नोसिस बता सकते हैं, हम ट्रीटमेंट प्लान बता सकते हैं। आगे जो करना है वो अल्लाह ताला ही करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज सबको क्लियर है? जी जी। ओके। It's important to note that most over 85% women who get breast cancer do not have a family history of this disease. जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री हो. So not having a relative with breast cancer doesn't mean you won't get it. पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ पर एमआरआई स्क्रीनिंग करवाई हुई है। देखें, इसमें पता लग रहा है वुमेन विद कैंसर इन वन ब्रेस्ट हैज a greater chance of getting a new cancer in the other breast or other part of the body. तो इसलिए एक ब्रेस्ट की कीमोथेरेपी कराना जरूरी है, इससे पहले कि वो पूरा का पूरा सेल जो है वो आगे इन्वेड हो जाए और मेटास्टाइज हो जाए और दूसरी ब्रेस्ट को भी इन्वॉल्व कर ले। मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टॉप हो जाता है, क्यों? क्योंकि बेसिकली जो आप हमारे एस्ट्रोजन का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मेनोपॉज हो जाता है एट द एज ऑफ 55। तो वैसे ही हमारे पास मेनोपॉज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 55 के बाद एज बढ़ जाती है कि मेनोपॉज होने के बहुत चांसेस हैं। अब अगर कोई लेडी है जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, जिनकी एज 29 to 35 तक है, उनको भी मेनोपॉज हो सकता है। ठीक है, और मेनोपॉज हो सकता है तो इसका मतलब आगे बच्चे पैदा करना मुश्किल हो जाता है। Having children, women who had no children or had their first child after age 30 have a slightly high breast cancer risk, breastfeeding की वजह से। Having some pregnancies and becoming pregnant at a young age reduce breast cancer risk. Growth, आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप बर्थ पिल्स ले रहे हो, ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, उसकी वजह से भी हमारे पास ये मसले मसाइल आ जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अब ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अब क्या है साइन और सिम्टम? स्किन डिम्पलिंग हो जाती है, लंप बन जाता है। ठीक है, चेंज इन हाउ द निपल लुक लाइक, पुलिंग इन ऑफ द निपल। ठीक है, ब्लीडिंग होने लग गई है, या ब्लडी फ्लूइड आ रहा है, या क्लियर फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, ये स्किन टेक्सचर में, ये कलर में चेंज हो रहा है। ये मैंने पहले बताया आपको कि सबसे कॉमन चीजें ये होती है और ये पूछनी होती है आपने। इन्वेस्टिगेशन में क्या है? मेमोग्राफी, एमआरआई पहले कराएंगे, फिर मेमोग्राफी की तरफ आएंगे, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे और एमआरआई जैसे मैंने आपको बताया। अब ब्रेस्ट की बायोप्सी करवाते हैं। किसी को पता है बायोप्सी में कौन सी टाइप कराते हैं? बायोप्सी में हम कराते हैं एफएनएसी, फाइन निडल एस्पायरेशन टेक्निक, या जो यहाँ पे ये की जा रही है फाइन निडल एस्पायरेशन टेक्निक है ये। इसको निडल बायोप्सी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है एफएनएसी, फाइन निडल एस्पायरेशन technique. A needle is used to draw sample fluid and tissue from a lump to be studied. A breast biopsy is a small needle sample of tissue taken from your breast. Several samples may be taken and sent to laboratory for testing to find out if the lump is cancerous or not. Basically biopsy के जरिए ही हमें पता लगता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। कुछ अगर हम कॉमन हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं ना, कई हॉस्पिटल्स में कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं होती। यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे अच्छा काम जो कर रहे हैं वो शौकत खानम हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं। अब एक कॉमन चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि बेसिकली आपको कैंसर हो सकता है नहीं, तो कॉमन चीज ये होती है आपने अपना पहले सीबीसी करा लो। वहां पे ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो बेसिकली काउंट होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स में, एजनोफिल्स में, इनमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जब इनमें चेंजेस आपको नजर आए, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ये इन्फेक्शन, व्हाइट ब्लड सेल काउंट आपका बहुत कम हो गया एकदम से। तो अगर आपको वैसे भी सेल्फ एग्जामिनेशन में अलामात नजर आ रही हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपको सीबीसी में से भी वो अलामात नजर आ रही है, तो आपको फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट को। सर्जरी, the first step and most common form of treatment for breast cancer is surgery. Surgery involve removing the tumor and nearby margins को आप remove कर सकते हो as it is possible, अगर आपको पता लग गया। अच्छा, अब इसमें ट्रीटमेंट कंट्रोल के लिए लंपेक्टोमी होता है, जिसमें बेसिकली रिमूवल ऑफ कैंसरस ट्यूमर होता है विदाउट रिमूविंग द इंटायर ब्रेस्ट, और मेसेक्टोमी होता है जिसमें रिमूवल ऑफ इंटायर ब्रेस्ट को आप रिमूव कर देते हो। अब ये टोटल मेस्टेक्टोमी है और ये लंपेक्टोमी है।
अब इसमें कीमोथेरेपी में मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट मेथड दैट यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स टू ईदर डिस्ट्रॉय कैंसर सेल और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स की बेसिकली सेल को बिल्कुल खत्म कर देता है ग्रोथ को, या बेसिकली स्लो डाउन कर देता है। रेडियोथेरेपी यूज हाई एनर्जी रेज टू किल कैंसर सेल्स। हार्मोनल थेरेपी में क्या होगा? If the cancer cells have hormone receptors, you may be prescribed hormone therapy drugs such as blockers or inhibitors. And both types of drugs help to destroy cancer cells by cutting off their supply of hormones. अब प्रिवेंटेशन क्या करनी है? अपने वेट को कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करें, क्योंकि बेसिकली ओबेसिटी की वजह से भी आपको हो सकता है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को कम करें, हेल्दी डाइट लें। ठीक है, इसके अलावा प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करें, डिसकंटिन्यू हार्मोन थेरेपी को डिसकंटिन्यू करें और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह को अवॉइड करें। कॉमन जो चीजें हैं वो बता दूं, बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेनी, ब्रेस्ट फीडिंग कम करानी है, हेल्दी डाइट लेनी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अपने वेट को कंट्रोल करना है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी है। इससे आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी ठीक रहता है और आपकी बेसिक डाइट ठीक रहे तो आपकी हर चीज ठीक रहती है। और फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कैंसर से बचने के लिए भी और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। स्क्रीनिंग, इसमें भी मेमोग्राफी आती है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आ जाता है। Why women are more common to have breast cancer than men? There are several factors that could explain why breast cancer is common more in women than men. More breast tissues in women, क्योंकि breast tissues होते हैं women में ज्यादा as compared to men. Different hormones level होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है, और men में टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं सिर्फ। और menstruation, ठीक है, ये प्रोसेस फीमेल्स में होता है इस वजह से भी, और लैक्टेशन का प्रोसेस भी फीमेल्स में होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं बेसिकली वो भी फीमेल्स में होते हैं, जिसकी वजह से ये सब होता है। मैन में ये नहीं होते। ये चीजें वो बताई हैं जो आदमियों में नहीं होती और औरतों में होती हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है। उसके बाद, हाउ कैन वी रिपेयर द ब्रेस्ट कैंसर आफ्टर मेस्टेक्टोमी? डॉक्टर कैन रिपेयर द ब्रेस्ट कैंसर आफ्टर मेस्टेक्टोमी बाय ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन इज अ टाइप ऑफ सर्जरी फॉर वुमेन हु हैड ए ब्रेस्ट रिमूव। मेस्टेक्टोमी आपने बेसिकली करवाई है, पूरी की पूरी ब्रेस्ट रिमूव कर दी है, तो उसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है, रिकंस्ट्रक्शन होके फिर ठीक हो जाती है वो। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात जाहिर सी है कि एक बॉडी पार्ट आपका रिमूव हो गया है, वो अब वैसा तो नहीं लगेगा ना जैसा वो है। जैसे अब किसी बंदे की अगर हम टांग काट के वहां पे एक टांग लगाते हैं प्लास्टिक की, वो चल फिर तो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे तो नहीं रह सकता वो अपनी डेली लाइफ में जैसे वो पहले था। The surgery rebuild the breast mount so that it is about the same size and shape as it was before. Breast reconstructions. अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अब आप लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, होप सो आप लोगों को मेरी कुछ ना कुछ समझ आई होगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ अवेयरनेस होगी इससे रिलेटेड कि आपको कैसे अपनी डेली लाइफ में और अपने आसपास के लोगों को इन चीजों से अवेयर करना है और बताना है, इनके साइन एंड सिम्टम्स, इनके ट्रीटमेंट प्लान्स और कॉमन चीजें, इनके प्रिवेंटेशन और डाइट प्लान्स किस तरह से होनी चाहिए। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कितना परसेंट उनको समझ आया और कितना परसेंट वो आगे कन्वे कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आप लोग? कितने परसेंट लोग यहाँ पर? मैम प्लीज टेल अस अबाउट टू रिसेप्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रीटमेंट। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बेसिकली ट्रीटमेंट के क्या इम्पैक्ट होंगे हमारी डेली लाइफ पे, ये पूछना चाह रहे हैं? अटेंडेंस अपनी लगा लें, अटेंडेंस सब लगा लें अपनी। मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर खतीजा। जी अब I have a जी जी पूछें। I have a question that would it be in a possible that it may have any reoccurrence of the disease, and plus second thing is what is the prognosis of ज़ारा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप टाइप करके बता सकती हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका? एक और बच्ची है मुस्कान, आई हैव वन क्वेश्चन, लॉट ऑफ पीपल से दैट मदर डोंट फीड देयर बेबीज, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। नो, इट्स नॉट ट्रू। कि अगर वो फीड नहीं करती तो उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो मतलब ये कि हो जाता है, इट्स नॉट ट्रू। ये आपने कहा सुना?
इट्स अबाउट रेयर केसेस में इस तरह होता है कि 1 to 2% चांसेस हों कि वो फीडिंग अगर नहीं कर रही तो ये एक पर्सनल, आप कह सकते हो एक पर्सनल टॉक है। इट्स अबाउट ड्यू टू कपल्स रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है ये। इट्स नॉट ड्यू टू के वो अगर फीड नहीं करें तो उसकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर है। हाँ, वो आपने सुना है, सही है, सबने सुना है अगर इससे रिलेटेड तो। लेकिन ये 1 to 2% चांसेस होते हैं सिर्फ अगर डिपेंड ऑन कपल रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये वो डिपेंड नहीं करता कि अगर वो बेबी को फीड नहीं करवा रही तो उस वजह से है। ये कपल्स की रिलेशनशिप्स के रिलेटेड ये अब जिक्र आ जाता है थोड़ा सा। अगर मदर फीड नहीं तो कैसे कैंसर? मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली ये एक पर्सनल टॉक है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये कपल्स के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है। व्हाट इज द प्रोग्नोसिस एंड रीअकरेंस चांसेस ऑफ दिस डिजीज? अच्छा, ये भी एक मेन। एक मिनट मैं पहले एक का क्वेश्चन का आंसर दे दूं, उसके बाद सारे लोग एक के बाद एक क्वेश्चन करोगे। 1 मिनट ठहर जाओ। अच्छा जी, आई वॉन्ट टू आस्क, 1 मिनट। व्हाट इज द प्रोग्नोसिस एंड रीअकरेंस चांसेस ऑफ द डिजीज? ये किसका क्वेश्चन है? जारा अब्दुल हबीब का। अच्छा बेटा, ऐसे है कि प्रोग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में स्टेजेस होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अर्ली स्टेज होती है, लेट स्टेज होती है, स्टेज 1 to स्टेज 4। ठीक है, तो बेसिकली अगर अर्ली स्टेज है इट्स ए गुड प्रोग्नोसिस। ठीक है, आप उसको ट्रीट कर सकते हो। क्यों? आपको पता है अगर आपका ट्यूमर पड़ा हुआ है ना तो उसको आप बेसिकली सर्जरी के जरिए भी ट्रीट कर सकते हो, उतने पार्ट को आप रिमूव कर दो। या कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी तो है ही है कि आपको अगर स्टेज 1 में पता लग रहा है तो लिम्फ नोड के करीब कैंसर है या कहीं पे भी है, आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सर्जरी में आप फिर अगर चले जाते हो ना तो उसमें एक वास्ट ऑप्शन आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया लंपेक्टोमी आ जाता है, मेस्टेक्टोमी आ जाता है। तो उससे बेहतर होता है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जाए। अब थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये मैंने आपको बताया है पहले भी, ये आ जाते हैं कि जैसे हेयर रिमूव हो गए हैं, ठीक है, सर के सारे बाल रिमूव हो गए हैं, नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। लेकिन उसका फिर एक बेनिफिट भी तो है ना कि आपकी पूरा का पूरा ब्रेस्ट का पार्ट आपको रिमूव नहीं करना पड़ता। अब अगर आप लंपेक्टोमी करवा रहे हो या आप जो है वो मेसेक्टोमी करवा रहे हो, उसमें फिर रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेसेस आ जाते हैं कुछ आफ्टर द ब्रेस्ट रिमूवल के बाद में। हाँ, ऐसा है कि इन मतलब जो सेल्स हैं वो इन्वेड, तो आप उतने पोर्शन को रिमूव कर सकते हो, इस तरह से है, इस तरह से करवा सकते हो। I want to ask that the images which were shown in the slides were of mammography CC and MLOView. It's of mammography और इसमें जो है वो MRI था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर लाइका, क्या आप मुझे क्वेश्चन रीड करके बता सकती हैं? सारे क्वेश्चन जो है ना मिक्सअप हो गए हैं सबके। आर यू ऑडिबल डॉक्टर लाइका? जी जी, बोलिए। जी, मुझे आवाज आ रही है। तो डॉक्टर खतीजा, एक क्वेश्चन तो एक स्टूडेंट का ये है कि किस तरह से सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है तो वो खुद से कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं? सेल्फ एग्जामिनेशन इस तरीके से हो सकती है कि अगर देखें, एक एजुकेटेड पर्सन होता है, एक नॉन एजुकेटेड होता है। अब जो नॉन एजुकेटेड होता है ना उसको इतनी समझ नहीं होती, उसको आपको बताना पड़ता है। ठीक है, कि आपको कैसे देखना है, आसान लफ्जों में उसको आप कैसे बताओगे कि आपको देखना है कि क्या आपकी जो जिल्द है वहां की, जो निपल्स के करीब जिल्द है या जो निपल है उसके अंदर आपको कोई बेसिकली आपको महसूस हो रहा है कि उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई बदलाव आ रहा है, इस तरह करके वो बताएंगे। और अगर आपको एजुकेटेड पर्सन के कोई आपको मिला है, कोई टीचर है या इस तरह से है जो बेसिकली एजुकेटेड है, कुछ भी थोड़े बहुत भी पढ़ा हुए हैं, तो आप उनको बता सकते हो इस तरीके से कि आपको अगर यहाँ पर ज्यादा रेशो जो है ना वो गिल्टी वाले लोगों की होती है, जिनको गिल्टी महसूस होता है। क्वेश्चन
मैं वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो 18 से शुरू कर लें आप, 18 से 19 साल की लड़कियां हो जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है, जिसकी वजह से 22-23 एज में जाकर उनको ये कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। मैरिज की वजह से चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अनमैरिड वुमेन। ठीक है। हाँ, अनमैरिड में कोई इस तरह के बेसिकली सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स आ गए हैं। ठीक है, जैसे हार्मोन लेवल का ऊपर नीचे हो जाना, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाना बहुत ज्यादा, अगर इस तरह से आ गए हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चेंजेस आ गई हैं बहुत सारी, उस वजह से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये मैरिड वुमेन्स में होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन लिसनिंग मी? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? पहले तो आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन थे। मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम अगर किसी 20s में फिब्रो एडिनोमा हुआ है, देखो पहले तो ये बात कि फिब्रो एडिनोमा है क्या। इट्स ए बेनाइन ट्यूमर, इट्स नॉट ए मिलिग्नेंट, तो इट इज नॉन कैंसरस। ठीक है, इसमें फिब्रस और ग्लैंडुलर टिश्यूज हो सकते हैं, ये हो सकता है अनमैरिड वुमेन में, बिकॉज इट इज जो है ये बेनाइन है। ठीक है, और जो बेनाइन होता है वो अनमैरिड में भी हो सकता है, कम होता है, ज्यादातर मैरिड में होता है। 20s में हो सकता है, 20s में हो सकता है, मैरिड वुमेन में हो सकता है, अगर वो मैरिड वुमेन नहीं है तो भी हो सकता है, फिब्रो एंजाइनोडीमा भी हो सकता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो फिब्रस, क्योंकि फाइब्रो से निकला है तो इसमें फिब्रस और ग्लैंडुलर टिश्यूज दोनों होते हैं, तो दोनों जो है वो 15 to 35 एज के दरम्यान में जितनी वुमेन्स होती है ना, उनको ये हो सकता है। कितने परसेंट चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर 3 इन फ्यूचर अगर अनमेरिड है तो? इट्स नॉट काउंटेबल इन परसेंटेज। आप ये कह सकते हो कि तकरीबन 5 to 10% लगा लो, अनमैरिड में हो सकता है। ठीक है, 5-10%, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप ओवरऑल भी निकाल के देखोगे ना, पाकिस्तान में रेशो मैरिज वुमेन की ब्रेस्ट कैंसर होने की ज्यादा है एज कम्पेयर टू अनमैरिड। मैम, मैम के कैंसर की रीजन में प्रिवेंटिव फूड का यूज भी रीजन हो सकता है। प्रिवेंटिव फूड का क्वेश्चन नहीं मुझे आपका समझ आया। अच्छा, आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या फूड गलत लेने से भी रीजन हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर, ये पूछना चाह रही है? ये पूछना चाह रही हैं कि कैंसर हो चुका है अब और हमें कौन कौन सी फूड लेनी चाहिए एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे, ये पूछना चाह रही है? क्या पूछना चाह रही है? जी, क्या क्वेश्चन है आपका रिमशा? मुझे बोल के बता दें, कोई मसला नहीं है। ओके, पैक्ड फूड की बात कर रही हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव जो बेसिकली आपके अकॉर्डिंग पैक्ड फूड हैं, उनकी वजह से कैंसर, हाँ, लीवर का कैंसर हो सकता है, नॉट ब्रेस्ट कैंसर। लीवर का कैंसर हो सकता है, स्टमक का कैंसर हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है स्टमक में, इतनी ज्यादा जीआईटी कैंसर हो सकता है फूड की वजह से। ठीक है, तो ठीक है, कैंसर भी हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, फूड आप इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेटेड फूड यूज कर रहे हो, फैटी फूड यूज कर रहे हो, ठीक है, आपकी ओवरवेट हो चुके हो, आप ओबेसिटी की वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है फिर। ठीक है, तो लेकिन मैरिड में, अनमैरिड, मैंने आपको बताया चांसेस 5। और किसी, हाँ जी, अच्छा, हुरैन आबिद, क्या क्वेश्चन है आपका? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन आल्सो कॉज ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, मैंने जैसे पहले बताया कि जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो
करवा सकती है ब्रेस्ट कैंसर, बहुत रेयर केसेस में। ठीक है, किस तरह से करवा सकती है कि अगर आपका जो बेसिकली कंबाइन एचआरटी है, जैसे हार्मोनल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ चुका है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास जो है वो नॉर्मल नहीं आ पा रहा बैक टू नॉर्मल, तो आपने ये थेरेपी बेसिकली यूज की, उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आप बेसिकली पूछ सकते हो, डीएनए जो है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं या सेल्फ प्रोलिफरेशन ओवर टाइम हो रही है, उसकी वजह से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह के हार्मोन है जो आपके ब्रेस्ट कैंसर सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो आप हार्मोनल थेरेपी बढ़ा सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। ठीक है, स्पेशली एचआरटी मेनोपॉज करा देते हैं, ये लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है एस्ट्रोजन का। और ऑल्पर्स और इंश्योर्स मिल्क गुड और काउ मिल्क because Allpurs ensures are also packed. Yes, they are packed. और आपको कितने परसेंट यकीन है? आप देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग बच्चों को भी ये ऑलपर्स पिलाते हो, ठीक है, बच्चों की फीडिंग सही नहीं हो रही होती, अगर आप उनको फीड नहीं करवा सकते तो आप उनको कम से कम जो दूध है वो काऊ का यूज कर सकते हो। इस तरह से ये जो पैक्ड और प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं ना, और जो जितने भी पैक और सीरियल केन्स होती हैं, दूध हो गया या जितनी भी हम यूज करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स भी आ जाते हैं हमारे, ये जब हम जितना ज्यादा देखो ना, एक कोका कोला है, ठीक है, उसकी एक बॉटल है, वो जब हम पीते हैं, आपको पता है कि कितने परसेंट वो हमारे स्टमक को अपसेट कर देती है, डैमेज कर देती है, और कैंसर के चांसेस उससे कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे सोसाइटी के अंदर कोका कोला से। बैन की गई, फिर गोर में आ गई, फायदा क्या, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ गए, डिफरेंट आ गए, और कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स जिसमें स्टिंग बोला जाता है, जिसको कि हम स्टिंग पीते हैं तो हमारे अंदर जोश आ जाता है, जज्बा आ जाता है। नहीं, वो आप पी रहे हो, वो खुद को नुकसान कर रहे हो, आप स्टमक कैंसर करवा रहे हो खुद को। तो ये ऑल्पर्स भी अच्छे नहीं है, ऑल्पर्स हो गया, ये हो गया, ये आप यूज कर सकते हैं, जैसे हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स है ना, उनकी तो मजबूरी होती है, घर में क्या मजबूरी है आपकी? ठीक है, मदर्स को कोई मतलब अगर आप एक मदर हो तो उनको तो चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, ठीक है, ज्यादा नहीं करवानी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के पता क्या नुकसान होते हैं, अगर आप डे एंड नाइट में ब्रेस्ट फीडिंग पे लगे हुए हो और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। दूसरी बात, जब आप ज्यादा ये डब्बों वाले दूध पिला रहे हो और आप उनको फीडर वगैरह दे रहे हो, वो भी नाइट में बहुत ज्यादा, उसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं आपके, कीड़ीज लग जाती है, बच्चों को नए नए दांत निकले हैं, उन पे कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, तो इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए हमेशा पैक्ड और सील्ड फूड कम यूज करने चाहिए बच्चों के लिए स्पेशली, और मदर्स जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी। आई हैव वन कंफ्यूजन, आपने बोला कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा करवाएंगे तो चांसेस ज्यादा हैं ब्रेस्ट कैंसर के, ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएंगे तो फिर भी तो मिल्क की अकुमुलेशन से ब्लॉक नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग, अनमैरिड में भी तो ओबेसिटी या हार्मोनल चेंजेस से ब्रेस्ट साइज में चेंजिंग आ सकती है। देखें, अनमैरिड में ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया 5 to 10% चेंजेस है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं उसमें, ब्रेस्ट साइज में चेंजेस आ सकती हैं मैरिज वुमेन में ज्यादा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक लंबी स्पीच नहीं करना चाहती, क्योंकि ये एक बहुत इस तरह की पर्सनल टॉक आ जाती है, जैसे आपने पूछा ना कि हार्मोनल चेंजेस ब्रेस्ट साइज में आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, तो इस पे बहुत एक लंबी स्पीच आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं अनमैरिड वुमेन्स की बात करूं तो 5 to 10% रेशो है, लेकिन जो मैरिड वुमेन्स है बाकी रेशो सारी की सारी वो मैरिड वुमेन्स की ही है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, लास्ट थिंग यू सेड के गिल्टियों का अंदाजा लगाना, सो तमाम गिल्टियां जो ब्रेस्ट पार्ट में है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होंगी, तमाम गिल्टियां जो ब्रेस्ट पार्ट में है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि गिल्टियों को महसूस कर सकते हैं, ठीक है, अब मैंने बताया कि कुछ पेनलेस होती हैं, कुछ पेनफुल होती हैं। अब जो पेनफुल है वो बेनाइन हो सकती है, नॉन कैंसरस। अब जो पेनलेस है वो मेटास्टेसिस में चली जाती है हमारे पास, ठीक है, वो उसको कहते हो आपके वो कैंसर हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है मैम, नो बेबी को मिल्क, मैम नो बेबी को मिल्क देते हैं, नो बेबी क्या मतलब, हु डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं, पलवशा क्या क्वेश्चन है आपका, सही से बताएं प्लीज।
पलूषा। But everyone said cow milk is not good due to some reasons. I don't want what reasons. मैं आप बताती हूँ क्या रीजंस है। काउ मिल्क इसलिए नहीं अच्छा क्योंकि आजकल जो बेसिकली गाय भैंसें होती हैं ना, उनको इंजेक्शन लगाते हैं मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए बोला जाता है कि वो ठीक नहीं है। समझ आई है? मैम एक पेशेंट को, आपका बलवेशा क्या क्वेश्चन है? बेबी वाला मिल्क जो बच्चों को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो भी नहीं देना चाहिए। जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बेबी वाला मिल्क, एक होता है आपके पास सूखा पाउडर, ठीक है? जैसे ऑलपस की बात आपने की है ना, वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। एक हमारे पास जैसे हम यूज करते हैं ना, मुझे एवरीडे, हाँ, एवरीडे यूज करते हैं, उसमें चांसेस कम होते हैं। उसमें चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो उसमें आपने बेसिकली सुना होगा कि पाउडर वाले जो है ना, उसमें चांसेस होते हैं क्योंकि वो सुखा के इस तरह से उसके बहुत सारे प्रोसीजर से वो गुजरता है, इसकी वजह से उसमें कम चांसेस होते हैं। यस मैम, इन पाउडर फॉर्म जैसे मैगी वगैरह में, मैंने आपको बताया ना कि पाउडर फॉर्म में चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड फॉर्म। कोई भी आप चीज ले लो। उसके बाद क्या क्वेश्चन रहेगा किसी का? सबके हो गए क्वेश्चन? मोहम्मद तफजील अहमद, आपको क्लियर है सब? मदीहा आपको क्लियर है? पलविशा आपको क्लियर है? सबको क्लियर है? मैम एक पेशेंट को स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, सो इट इज प्रिवेंटेबल थ्रू सर्जरी और कीमोथेरेपी। थ्रू सर्जरी पॉसिबल अगर वो दोनों ब्रेस्ट में जो है वो प्रोसीड नहीं कर गया तो। अगर आपके सेल जो है वो इन्वेड कर चुके हैं, आपकी ब्रेस्ट से नीचे भी चले गए हैं, आपकी दोनों ब्रेस्ट को भी इन्वॉल्व कर चुके हैं, अब आप किस किस पोर्शन को सर्जरी के जरिए रिमूव करोगे? 4th ब्रेस्ट कैंसर स्टेज में इस तरीके से होता है, इसलिए तो कहते हैं क्यूरेबल नहीं होता ये। जी, क्लियर है सबको सब कुछ? नाउ आर डेज नेचुरल हो या पैक, सब में हेल्थ इश्यूज ही होते हैं। बिल्कुल मदीहा ऐसा ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि देखें, जो पैक्ड होते हैं वो भी जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं बेसिकली वो हमारे कहाँ कहाँ से गुजर के आते हैं, एक बात। दूसरी बात, काओ मिल्क जो है हमारा, उसमें पानी की मिलावट होती है। आजकल पानी को आप छोड़ें, जो इंजेक्शंस दे के बेसिकली लैक्टेशन का प्रोसेस करवाया जाता है, आपको लगता है कि वो ठीक प्रोसेस है? उसकी वजह से कितनी बीमारियां फैल सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं मैं कर रही, अदर टाइप ऑफ कैंसर भी उसकी वजह से हो जाते हैं। ऑरल कैंसर हो जाते हैं उसकी वजह से, लिवर कैंसर हो जाते हैं, जीआईटी के कैंसर हो जाते हैं, तो बहुत सारे कैंसर हो जाते हैं इसकी वजह से। आपकी इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम ही वीक होना शुरू हो जाएगा तो आपको हर किस्म की बीमारी लग सकती है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आप पे इजिली अटैक कर सकता है। क्लियर? सबको क्लियर है? यू सेड कि वो डिटेल में टॉक है, सो इफ आई रिक्वायर आई विल सर्च इट पर्सनली। मैंने खुद 2-3 जगह पढ़ा है कि ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने से भी चांसेस होते हैं, सो मेरी कंफ्यूजन अभी भी सेम है एज ए मेडिकल स्टूडेंट, बट दिस प्लेस इज नॉट फॉर दिस डिटेल डिस्कशन, आई गॉट इट टू द पॉइंट। यस, इट दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस एट दिस। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं इस हवाले से तो आप मुझे पर्सनली बता सकती हैं, मेरे से पर्सनल टॉक कर सकती हैं, मैं आपको वहां पे समझा सकती हूँ बस। और किसी का कुछ क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, मिसेज राशिद, इस ब्रेस्ट कैंसर में पॉसिबल आफ्टर हेजेक्टोमी? अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या होता है ये जो आपने वर्ड बोला है, ये है क्या? कुछ तो पता होगा ना जो आपने बोला है।
बेसिकली ये सर्जिकल प्रोसीजर ही है यूट्रस को रिमूव करने के लिए, बिल्कुल। तो आपने ये पूछा कि क्या ब्रेस्ट कैंसर पॉसिबल है इस सर्जरी के बाद। तो ऐसा है क्योंकि बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है वो आपका स्टॉप हो जाता है, और वुमेन जो है जब उसमें मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाए और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो हार्मोन्स का लेवल और हार्मोन्स की मेंटेनेंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हो सकता है, माइट भी। ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा परसेंट चांसेस नहीं है। ठीक है। अब होता क्या है, इन वुमेन्स को हम क्या रिकमेंड करते हैं, जिनकी ये सर्जरी होती है, जिनके यूट्रस बेसिकली रिमूव होता है, उनको हम ये सबसे ज्यादा कहते हैं कि आपने फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। जब वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, उनकी बॉडी हीट अप रहती है, वो ठीक रहती है। और जितना वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहती, तो ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा इमोशनली भी, फिजिकली, हर चीज से डैमेज हो जाती हैं। अब मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अपना स्ट्रेन और जो डायबिटीज को किसी को वो मैं उनको हमें करनी चाहिए, इनसे आपकी हैंडल हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हुई भी है डाइट से, टी से। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों का आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, और कुछ ना कुछ आप लोग अवेयर हुए होंगे आज के सेशन से। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।